हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं, तो आज भी हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे और ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें से आपको हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिया है और चौथा का आपका जो 15 क्वेश्चन है उसको भी हम करा दिए हैं। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, जो नए बच्चे हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, नंबरिंग किया करिए। जैसे हम 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ाएंगे तो 16 से लेके आप 30 तक काउंटिंग किया करिए। जब हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आप भी क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन पढ़िए, अपने से अपना उत्तर दीजिए। बाद में जब हम उत्तर बताते हैं तो उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि प्रतिभावन विद्यार्थी, ऑप्शन ए है जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। ऑप्शन बी है अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। ऑप्शन सी है कि सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऑप्शन डी है कि में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। देखिए, जो गिफ्टेडनेस बच्चे होते हैं, प्रतिभावान बच्चे होते हैं, उनके लिए पूछा गया है। मतलब जो बच्चे पढ़ने में अत्यधिक तेज होते हैं। तो उत्तर बताइएगा कि क्या होगा, वो किस तरीके के बच्चे होते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा, आपको पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन अगर निगेटिव पूछता है तो उत्तर हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका आप सभी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर यही प्रतिभावान बच्चे नहीं होता तो निगेटिव वाला जो आपका होता वो उत्तर सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रोत्साहित, बी है अनदेखा, सी है दंडित, डी है अवरुद्ध। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं, आप अपने विद्यार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप सहज अनुमान लगाइए। तो आप उन्हें क्या करेंगे, क्या बच्चे को इग्नोर कर देंगे या बच्चे को पनिश करेंगे या उनको प्रोत्साहित करेंगे या उनमें अवरुद्ध डालेंगे। तो देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम अपने बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछने के बाद वो सहज अनुभव करें तो हमें सबसे ज़्यादा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चा डरे ना और प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पाए, उसके अंदर जो रहे चीज़ें वो सही तरीके से दे पाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 से कहा गया है कि विद्यार्थियों को हाल में ही सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए, यहाँ बचने की बात कही गई है। तो ऑप्शन ए है कि विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना। ऑप्शन बी है संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। ऑप्शन सी है कि अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। ऑप्शन डी है कि बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। ठीक है, अब देखिए, आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे कि यहाँ पर निगेटिव आपको क्या दिख रहा है, बचना क्या है, निगेटिव है। किसी चीज़ से बचना है तो निगेटिव चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो इसमें क्या निगेटिव चीज़ आपको दिख रही है। देखिए, बाकी 3 चीज़ें तो हमें सही दिख रही हैं, लेकिन नकल करना, नकल हमारा किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप सही करिएगा कि बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थी से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ये इससे आपको बचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता को कम किया जा सकता है। विफलता मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा असफल होते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। ऑप्शन बी है कि जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। ऑप्शन सी है जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो। ऑप्शन डी है जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो देखिए, हमें इन चीज़ों को अगर उनके विफलता को कम करना है तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना होगा कि जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो
तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विफलता को कम किया जा सके। तो जो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और जटिल जैसे चैप्टर आपके हो उनको कम किया जाए, इससे बच्चे की जो असफलता है वो कम हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा आप सभी 19 का। नहीं 19 का आप सभी ऑप्शन ए करिएगा, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। ठीक है, एक सेकेंड, 18 19 का ए 20 का बी। देखिए हाँ, यहाँ पे क्या क्या है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करना पूछा गया है ना। यहाँ पाठ्यक्रम को बंद करने के लिए नहीं, लागू करने के लिए पूछा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ी चीज़ों को अगर आप चैप्टर में लाते हैं तब उनकी विफलता को कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा आपसे कि पाठ्यक्रम को लागू करके, तो हम जो आपके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है उसको लागू करेंगे। अगर यहाँ लागू करना नहीं दिया रहता तब हमारा ये हो जाता कि इससे हम बचेंगे। अगर बचने के लिए देगा तो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण को हटाएंगे, और अगर लागू करने के लिए देगा तो हम सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि सार्थक सीखने के लिए निम्न से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना। ऑप्शन बी है कि बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देना। ऑप्शन सी है कि जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी है आपका कि ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए, सार्थक सीखने के लिए पूछा है आपको, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस। तो सार्थक सीखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के विचारों और अनुभव को आप क्या करेंगे, जगह देंगे। गिव स्पेस टू चिल्ड्रेंस व्यू एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, आप अधिगम करा रही हैं, उस प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए आप अगर आप एक अध्यापिका हैं तो आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगी। ऑप्शन ए है कि जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। ऑप्शन बी है कि जो अपसारित चिंतन को प्राथमिकता दे। और ऑप्शन सी आपका है कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। और ऑप्शन डी आपका है कि जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्वित रूपी संस्कृति पैदा करे। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को क्या दे, महत्व दे, उसी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं हम। 22 में क्या कहा गया है कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को उनके विशेष संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है चार्ल्स स्पीयरमैन। ऑप्शन बी है एल्फ्रेड बिनेट। ऑप्शन सी है थियोडोर साइमन। और ऑप्शन डी है हावर्ड गार्डनर। तो देखिए, हावर्ड गार्डनर ने तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा है। जो सामान्य बुद्धि का विचार था उसे उन्होंने नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आप सभी बताइएगा। तो आप सभी को पता है कि हावर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने सामान्य बुद्धि के विचार को क्या किया, नकारा। देखिए, चीजें वही है, बस क्वेश्चन इधर उधर पलट दे रहा है कि समान बुद्धि को उन्होंने नकार दिया, लेकिन अनेक बुद्धि को क्या संसाधन क्रियाओं को पदों के रूप में क्या किया, इन्होंने परिभाषित किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा, हावर्ड गार्डनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है संकलनात्मक मूल्यांकन पर। बी है संरचनात्मक मूल्यांकन पर। सी है एक आयामी मूल्यांकन पर। डी आपका है कि मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन पर। देखिए, संरचनावादी कक्षा आपकी चल रही है, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टिविजिट आपकी जो क्लासेस है वो चल रही हैं। तो एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन, तो क्या होगा आपका, क्या समेटिव असेसमेंट होगा, वहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, सिंगुलर असेसमेंट होगा, स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट होगा। तो उत्तर देना आपको 23 का।
तो देखिए जब संरचनावादी कक्षा चलेगी तो यहाँ संरचनात्मक मूल्यांकन भी होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिए आप सभी को जहाँ पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ मिले आप वहाँ से किया करिए, ना कि आपको 1 घंटे 2 घंटे में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिले वहाँ से करिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, ऑप्शन ए है बच्चों के आत्मकेंद्रिता का घोतक है, ऑप्शन बी है बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, ऑप्शन सी है कि जटिल कार्य करते समय बच्चे को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो उत्तर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो आपका प्राइवेट स्पीच इन वाइगोत्स्की थ्योरी, तो जो प्राइवेट स्पीच है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, ये इनका क्या है कि प्राइवेट स्पीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करिएगा 24 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, ऑप्शन सी है समाजीकरण के जीव परिस्थितिकी मॉडल को, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए जो ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो मुख्यतः व्याख्या करता है, किस चीज का व्याख्या करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा कि ले वाइगोत्स्की का जो आपका सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 26 पर। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है विकास एक आयामी होता है, ऑप्शन बी है विकास एक दिशीय होता है, ऑप्शन सी है विकास एक असतत प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन पूछा क्या आखिर हम एक बार समझ लेते हैं कि कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं, भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो विकास का दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है, इसमें जो शरीर के अंग होते हैं वो विभिन्न अंग विकास के विभिन्न विभिन्न चरणों में क्या होते हैं, विभिन्न विभिन्न दरों में विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ऑप्शन बी है कि बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ऑप्शन सी है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन डी है कि बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। देखिए कौन सा कथन सही है और इसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है कि क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपका ए जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे सही होगा कि जो बच्चे का विकास और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है, बच्चे का जो विकास है वो कहाँ होता है, आपके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन आपका है कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्वनिर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैट डैट कहलाती है। ऑप्शन ए है अनुकूलन,
बी है अधिगम, सी है समाजीकरण, डी है परिपक्वता। तो देखिए जो आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित का मतलब क्या करते हैं, जो पहले से निर्धारित हो उसके रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो देखिए ऐसी जो प्रक्रिया है वो परिपक्वता, मैच्योरेशन कहलाएगी आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को हम देख लेते हैं कि एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से। ऑप्शन ए है स्वतंत्र खोज, बी है पाठ, सी है उद्दीपन, डी है अनुसरण। आप एक शिक्षिका हैं और किसी संरचना का आप इस्तेमाल कर रही हैं और जब वह एक बच्ची के जिगसॉ पहेली बनाने में आप मदद करती हैं इशारे व संकेतों से, तो क्या है ये बताना है। तो देखिए इसे हम पाठ कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। अभिकथन और अभिकारक पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अभिकथन में क्या कहना चाह रहा है आपसे कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो व्यक्तिवादी हो, एक एक लोग को पढ़ाए, बाल केंद्रित कक्षा है तो, और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो कठोर चीज़ों का संरक्षण करिए, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, क्यों भाई ऐसा करती ही नहीं तो हम क्यों बताएं। क्योंकि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर जहाँ भी शिक्षक को हम तानाशाह बताएंगे वो हमारा निगेटिव में चला जाएगा, वो हमेशा गलत हो जाएगा। तो हमारा ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसको सही करिएगा कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके 15 क्वेश्चन। और अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में से आप सभी ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सभी इन चीज़ों का ध्यान दिया करिए कि आपको जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में अगर आपको 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं तब तो उस वीडियो से आप क्वेश्चन को करिए। लेकिन यही 15 क्वेश्चन अगर आपको 1.5 से 2 घंटे में मिलते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आप 15 क्वेश्चन 20 मिनट 25 मिनट में डेली करते हैं तो एक दिन आप कम से कम 50-60 क्वेश्चन भी करते हैं तो भी आप एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो अपना टाइम इधर उधर ना करिए, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे पुराने बच्चे हैं हमें सपोर्ट करते हैं और जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो तक जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुँचे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और आपके जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ आप प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।